जीएसटी को लागू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वैसे तो नया टैक्स सिस्टम देश में बढ़िया तरीके से लागू हो गया है और चीजें अब जीएसटी के साथ चलना सीख गई हैं, चाहे छोटा कारोबार हो चाहे बड़ा कारोबार है। लेकिन जैसा कि होता है इतने बड़े टैक्स सिस्टम में, इतने बड़े रिफॉर्म में कुछ चीजें हैं जिन पर अभी भी कंफ्यूजन बाकी है। ये छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो ग्राहक को भी थोड़ी परेशानी, और थोड़ी परेशानी यहाँ पर दुकानदार को या बिजनेसमैन को भी हो सकती है। तो कोशिश हमारी आज यही है कि इन छोटे छोटे कंफ्यूजन्स को दूर किया जाए ताकि जीएसटी और बेहतर तरीके से आगे आए और आपकी जीवन में करे सहायता, बिजनेस को बढ़ाए आगे और कंज्यूमर्स का हो इसमें फायदा। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं, जहां पर 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। जीडी लोहानी साहब इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो कि कमिश्नर हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीएसई के, और यहां पर एमएस मणि साहब हमारे साथ हैं जो कि पार्टनर है जीएसटी डेलॉयट इंडिया के, और पूजा अग्रवाल हमारे साथ हैं जो कि भीमसेन स्वीट स्टोर्स की मालिक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और खास तौर पे कमिश्नर साहब को आज बुलाने का कारण यही है कि जो भी कंफ्यूजन्स है वो हमसे पूछेंगे और सीधा जवाब उन्हीं से लेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो सर, एक जो खबर जो बहुत इन दिनों चर्चा में और ग्राहकों का उसमें सीधा सरोकार है, दुकानदार भी उससे थोड़े से परेशान है, वो मसलन बाय वन गेट वन वाले जो ऑफर आते हैं कि एक खरीदिए और उस पर एक मुफ्त पाई। हमने देखा है कि बहुत सारी जगह ये ऑफर बंद हो गए हैं, जहां चल भी रहे हैं तो उसमें बड़ा असमंजस है। कारण ये कि जो चीज आप मुफ्त दे रहे हैं, जीएसटी में इस फ्री वाली चीज के लिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, इसे लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये अगर आप साफ कर पाए तो बहुत सारे लोगों को उनके कंफ्यूजन का जवाब मिल जाएगा। देखिए, जीएसटी में जो टैक्स है वो सप्लाई पर है। आप एक मटेरियल, एक सामान की सप्लाई करते हैं, एक गुड्स की सप्लाई करते हैं, उस पर टैक्स लगता है। उसके साथ हो सकता है कि आप कहें कि एक सामान का जो भाव है उसके साथ आप 2 सामान देंगे उसी भाव पर, तो जो 2 सामान का भाव आप ले रहे हैं या आप एक का कहकर भी, तो वो कंसिडरेशन उस 1 के साथ 1 फ्री के साथ जो टोटल कंसिडरेशन है वो दोनों का कंसिडरेशन है। तो जो भी इस तरह की सप्लाईज हैं उसमें जो भी आप कंसिडरेशन ले रहे हैं दैट इज़ दी सप्लाई फॉर जीएसटी, और उस पर टैक्स लगेगा। ये एक्चुअली पहले भी इस तरह की सप्लाईज होती थी और उस जैसे वैट रिजीम में था वही रिजीम अब जीएसटी में कंटिन्यू है। और किसी तरह की भी सप्लाई जो सेल है, ट्रांसफ़र है या लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल है, उस पर सप्लाई अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो टैक्स है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है और ये इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो एक के साथ अगर आप एक मटेरियल दें और उसके लिए मान लीजिए आप 100 रुपये चार्ज करते हैं, तो 100 रुपये इज़ द कंसिडरेशन फॉर जो भी आइटम आप बेच रहे हैं, और उस पर उसी 100 रुपये पर जीएसटी लगेगा। और कमिश्नर साहब, एक जो कंफ्यूजन है लोगों को वो ये है, खासतौर पे हमने देखा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मेडिकल का फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल सैंपल्स देते हैं डॉक्टर को, तो अभी तक तो जो फ्री सैंपल दिया जाता था उस पर वैट नहीं लगता था, वो फ्री ही होता था, लेकिन अब उस पर जीएसटी लग रहा है। तो यहां पर भी बड़ा भारी कंफ्यूजन है कि क्या उस पर जीएसटी लगे या ना लगे। देखिए, फ्री सैंपल, हाँ जी, जहाँ तक फ्री सैंपल और गिफ्ट की बात है, बिकॉज उसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए ये इशू आता है कि उस पर सिंस देयर इज़ नो कंसिडरेशन तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट उसमें शायद कन्फ्यूजन इसलिए आ रहा है कि लॉ ये प्रोवाइड करता है कि जो फ्री सैंपल्स या गिफ्ट्स हैं उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्सल करना है, उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा उनके इनपुट्स पर। तो एक्चुअली लॉ में तो क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन एग्जैक्टली कहाँ पर है ये देखने की बात है। बिकॉज हम तो मतलब लॉ ये कहता है कि सप्लाई जो कंसिडरेशन पे की जा रही है उसी पे टैक्स लगना है, एक्सेप्ट देयर आर फ्यू केसेस, स्पेशल केसेस, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या एम्प्लॉयर से समथिंग इज़ फ्लोइंग टू एम्प्लॉय या ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस है जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए गए हैं, वो अलग बात है। अब बाकी जगह जो कंसिडरेशन जहाँ पर नहीं है वहाँ टैक्स नहीं है, बट क्रेडिट भी नहीं है। राइट। मणि साहब, क्या आपके क्लाइंट से भी इस तरह की कुछ चीजें आप तक आई हैं या पहुंची है? जैसे हमने कहा कि कुछ चीजों पे अभी आप 2 एग्जांपल जो हमने लिए, चाहे बाय वन गेट वन जैसी चीज हो या फिर आपने देखा कि जो चीजें फ्री है सैंपल के तौर पे जा रही हैं, क्या इस तरह से सवाल लोगों ने आपसे पूछे हैं? बिल्कुल, और लोहानी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सो थैंक यू वेरी मच लोहानी साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर
फार्मा कंपनी हो या और कोई कंपनी हो जो फ्री सैंपल देती है, ये फ्री सैंपल्स वो अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए देती है। इसलिए मुद्दा जैसे आपने सही बताया, ये नहीं है कि फ्री सैंपल के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। मुद्दा ये है कि उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल की रिक्वायरमेंट है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल का रिक्वायरमेंट रखना इज इक्विवेलेंट टू सेइंग यू पे टैक्स ऑन द फ्री सैंपल, क्योंकि बात वो सेम ही निकलती है। तो वहां पर इश्यू ये था कि जो फ्री सैंपल्स हैं वो अगर बिजनेस प्रमोशन के लिए दिए जाते हैं, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के सारे जितने खर्चे हैं जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आती है वो जब एलिजिबल है तो फ्री सैंपल पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जी लोहानी साहब, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी नहीं, जो मनी साहब कह रहे हैं इसमें इस आर्ग्यूमेंट में एक मेरिट हो सकती है भी, कि बिकॉज आप सैंपल देते हैं ताकि आपका बिजनेस प्रमोट हो, आपकी सेल बढ़े। परंतु क्या है, आपको लॉ उस हिसाब से देखना है जो लिखा गया है। एक एस्पिरेशन इंडस्ट्री की हो सकती है कि क्रेडिट इसमें मिलना चाहिए, इंडिविजुअल ओपिनियन भी हो सकती हैं, बट अभी जो वर्तमान स्थिति है वो लॉ में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। तो इसके लिए फर्दर एग्जामिनेशन करके अगर कभी ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि इस पर क्रेडिट मिलना चाहिए, सो दैट इज़ ए केस फॉर कंसिडरेशन, बट सो फार एज लॉ पोजीशन इज कंसर्न दैट इज़ क्वाइट क्लियर। दैट वो मैं आपको बता रहा था इससे पहले जब आपके पिछले सवालों के जवाब में दे रहा था। जी चलिए, तो इस पर और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पूजा हमारे साथ हैं इस वक्त, जो एक स्वीट शॉप चलाती हैं। पूजा, हमने कई लोगों से सुना, फॉर एग्जांपल किसी ने हमें आके बताया, कई दर्शक हमें कॉल करते हैं कि जब वो एक समोसा खाने गए तो दुकान, मतलब आपकी दुकान नहीं, जहां भी उन्होंने खाया होगा, तो मटर वाले समोसे का भाव अलग था, जिसमें आलू पड़ा है उसका भाव अलग था, और उन्होंने कहा जीएसटी के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या वाकई में इतना बारीक चेंजेस आ रहे हैं जीएसटी से? और कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो हम यहाँ कमिश्नर साहब से पूछेंगे। जी बिल्कुल सही कहा, आपकी इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली समोसे की जो हमारे खाने के जो बिजनेस है, इसमें जो जीएसटी है उसके अलग अलग स्लैब्स हैं, बाइफिकेशन है। सबसे पहला, जैसा हमारी स्वीट शॉप का पैटर्न है, रेस्टोरेंट स्वीट्स नमकीन, इसमें सबसे पहली कैटेगरी है मिठाई, फिर फर्दर कैटेगरी है नमकीन, और फिर थर्ड कैटेगरी है रेस्टोरेंट बिजनेस, जो आप बैठ के खाते हैं। तो इसमें इन लोगों ने जो समोसा और कचौरी है वो पहले नमकीन कैटेगरी में आती थी, विच इज़ जो 14% का स्लैब है। अब समोसे को, आलू के समोसे को रेस्टोरेंट में ला दिया गया है कंपल्सरी, और जो मटर का समोसा है वो अभी भी नमकीन कैटेगरी में। तो अगर आप मटर का समोसा खरीदेंगे तो वो नमकीन में 14% में आएगा, और अगर आप आलू का समोसा लेंगे तो वो रेस्टोरेंट कैटेगरी और माने के 18 में आएगा। राइट। तो और ये तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम है जो अब फर्दर आया है कि जो नॉर्मल मिठाई है वो 5% है, वरख वाली मिठाई 18% है, और एक चॉकलेट की बर्फी खाली एक सिंगल आती है, उसको 28% के बाइफिकेशन किया गया है। अब बाकी सब ठीक है, लेकिन एक स्मॉल से मीडियम दुकानदार के लिए नहीं, वाकई सर आपकी बात वाजिब है। तो यहाँ पर लोहानी साहब से जानते हैं। लोहानी साहब, ये इस तरीके के बाइफर्केशंस क्यों, मतलब इससे क्या कैटेगराइज हो रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक डिफरेंट रेट्स की बात है, इनिशियल डेज आप जानते हैं कि सामान के ऊपर 4 दर तो है ही हैं, 5, 12, 18 और 28, और उसके चलते बिकॉज ये HSN बेस्ड क्लासिफिकेशन है और उसके टैक्स लग रहा है, तो इनिशियल डेज में यस, एक्चुअली जब इसका रेट का निर्धारण किया गया तब ये सोचा गया कि जिस तरह से हम कर रहे हैं शायद इतनी समस्या ना है, बट ये इशू रेज़ किए जा रहे हैं। सिमिलरली रेस्टोरेंट के लिए इशू रेज़ किए जा रहे हैं कि 12% है, 18% है, आप काउंटर से लेंगे तो अलग रेट है। ये हम लोग समझ रहे हैं, ये इशू हमारे पास आ रहे हैं बड़ी संख्या में, इस पर विचार भी हो रहा है। इनफैक्ट फिटमेंट कमिटी इन इश्यूज़ को देख रही है, एंड वी आर अवेयर एंड वी आर कंसर्न दैट काफ़ी इंटरप्रिटेशनल इशू हो रहे हैं, तो इनका कुछ रेजोल्यूशन या तो जहाँ पर क्लासिफिकेशन के थ्रू हो सर, एक इससे भी बड़ा कंसर्न है कि अगर आप बाइफिकेशन कर देते हैं नॉर्मल मिठाई और वरख वाली मिठाई, तो इसमें तो एक नॉर्मल दुकानदार वर्क ही नहीं कर पाएगा। ये तो आप एक मल्टीनेशनल और बड़े जो चेन्स हैं उनको वो दे रहे हैं, मतलब
एक डिब्बे में जब हम मिठाई लगाते हैं, कोई मिक्स मिठाई ले रहा है तो कोई वरक की ले रहा है, कोई प्लेन ले रहा है, और ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट समथिंग वेरी इजीली। देखिए मैं समझ रहा जी जी जब जी हम चॉकलेट की बर्फी की बात करते हैं तो चॉकलेट की बर्फी में जो कोकोआ पाउडर का पार्टिसिपेशन है दैट इज हार्डली 5 to 10%। उसमें आप सीधे 28 के टैक्स ब्रैकेट में उसको ले जा रहे हैं। वाई मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड? आप मिठाई को 5 की जगह 6%, 7% कर दीजिए एंड फिनिश इट विद दैट। बट उसमें अलग अलग स्लैब्स रखने, उसमें अलग अलग बाइफिकेशन। जी, मुझे लगता है बिल्कुल आपकी बात आ गई है। एक बार लोहानी जी से इसका उत्तर ले लेते हैं पूरा जो दे रहे थे। जी सर। नहीं, देखिए जो इन्होंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग इशू भी है एंड एरिया ऑफ कंसर्न भी है, इन द सेंस दैट हमने बहुत प्रयासों के बाद जो पिछली टैक्स रिजीम थी, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट कम किए, बट होता क्या है कि जीएसटी आप जैसे जान रहे हैं, इट्स ए बिग रिफॉर्म। सी ऑल स्टेक होल्डर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। सो इस प्रोसेस में जो डिफरेंट रेट होने की वजह से, जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम है। वी एग्री कि देयर आर अनइंटेंडेड प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इतनी कुछ इश्यूज कुछ सेक्टर में है, मतलब कुछ सेक्टर तो क्लियर है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट कुछ सेक्टर्स में जैसे खाने वाले एरिया में कुछ हो गया कि बहुत मल्टीपल रेट्स हो गए तो प्रॉब्लम है। बट ये सब जैसा मैं कह रहा हूँ इनिशियल डेज है एंड वी आर कंसिडरिंग दीज थिंग्स एंड रेजोल्यूशन वुड बी देयर। बट जो एक चीज़ ये देखने की बात है, जैसे छोटे व्यापारी हैं जो गुड्स में डील करते हैं, उनके लिए एक तो थ्रेशोल्ड का एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर से 75 लाख तक की कंपोजिशन स्कीम है, उसमें फ्लैट रेट है। तो 75 लाख से ऊपर वाले जो व्यापारी हैं जो गुड्स के हैं, सर्विसेज में ऑब्वियसली कंपोजिशन नहीं है रेस्टोरेंट के अलावा, बट कंपोजिशन टेक्स केयर बिकॉज उसमें फिर हमारा एक फ्लैट रेट है। अब आप 75 लाख से ऊपर के टर्नओवर की अगर बात करें तो शायद आप थोड़े बड़े हैं, थोड़ा कर भी सकते हैं, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने क्लासिफिकेशन या इतने रेट होने चाहिए जो विच लीड टू लॉट ऑफ डिफिकल्टी। बट अब आने वाले समय में देखेंगे कि दीज आर रिजॉल्व, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि फिटमेंट कमेटी आज भी मीटिंग कर रही है, कल भी मीटिंग कर रही थी, दे ऑल्सो आर अवेयर ऑफ दीज इशूज़। सर्टेन इशूज़ वी फील दैट कैन बी, आई मीन उनका रिजोल्यूशन जो है वो क्लैरिफिकेशन के थ्रू हो सकता है जी। बट कुछ जगह एक्चुअली रेट में डिफरेंशियल आ गया है तो वो तो रेट चेंज करने से ही होगा। बीच में आपने देखा होगा कि इवन जीएसटी काउंसिल ने जून के महीने में भी 2-3 बार रेट जीएसटी आने से पहले ही चेंज किए थे कि प्रिंटर में ये हो रहा है, कार्ट्रिजेज में ये हो रहा है, या इस तरह के कुछ चेंजेस थे। तो ये सब इश्यूज जीएसटी काउंसिल के सामने जाएंगे। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये शुरुआती वक्त है और इसमें आने वाले समय में जो इस तरह से छोटे इशू हैं, खासतौर पे खाने पीने की चीजों में वर्क वाली मिठाई या टमाटर का समोसा अलग, आलू का अलग, और हमने देखा साड़ी पर भी पहले साड़ी को लेकर कंफ्यूजन था, घोषणा आई कि अब हर तरह की साड़ी पे से 5% जीएसटी लगेगा। मणि साहब, इससे पहले कि ब्रेक रिजॉल्व हो गया, देखिए उसको बिल्कुल साड़ी में जैसे हमने क्लैरिफाई किया उसी तरह से इनफैक्ट रेट्स पे काफी क्लैरिफिकेशन अभी आए हैं, इंक्लूडिंग साड़ी वाला। राइट, तो पूजा जी को साड़ी के लिए खुश हो जाना चाहिए। फिलहाल पूजा जी मिठाइयों की भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। मणि साहब, इससे पहले कि ब्रेक लूं, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो पूजा जी ने कहा था बिल्कुल सही है, और CBIT should not become a body which issues clarifications on sari today, samosa tomorrow, mithai day after tomorrow, and then does sub-classification of what should be the ingredients of a barfi and what will happen to mawa barfi and kaju barfi. We should not take it to that extent. मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहूँगा लोहानी जी से, इस रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के मन में अगर जीएसटी सिंप्लीफाई की जाती है, क्योंकि जीएसटी में सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है, ये नहीं है कि बिग बिजनेसेस अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं। जीएसटी का सक्सेस मेजर किया जाएगा कि स्मॉलर बिजनेसेस उसके दायरे में आती हैं क्या, वो टैक्स भरने लगते हैं क्या, और उनके लिए सिंपल है क्या। राइट। तो मैं पूजा जी से सहमत हूं कि जीएसटी के कुछ प्रोविजंस जो हैं उनको बनाने वाले शायद बड़ी बिजनेस और मल्टीनेशनल्स को देख के बनाए गए हैं और स्मॉलर बिजनेसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो आज की तारीख में भी अगर इस पे चेंज हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है, इसमें सिर्फ मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा लोहानी जी से, ये बहुत अच्छा है कि सरकार की बहुत सी क्लैरिफिकेशन ट्वीट के माध्यम से आ रही हैं, पर हम टैक्स वालों को तकलीफ ये है कि ट्वीट के माध्यम से जो क्लैरिफिकेशन आती हैं वो लीगली परमिसेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो अगर क्लैरिफिकेशंस थ्रू द मीडियम ऑफ सर्कुलर्स और थ्रू नोटिफिकेशंस आती हैं, देन इट विल बी इजियर फॉर एवरीबॉडी। राइट, तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव है कि ये फॉर्मल तरीके से आए, क्योंकि ट्वीट आप दिखा के काम नहीं कर सकते। चलिए, क्योंकि यहाँ ब्रेक लेना ही होगा, बहुत अच्छी चर्चा चल रही, बहुत छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद
जीएसटी पे जो भी कंफ्यूजन है, चाहे आप उसके सर्कुलर्स को लेकर हो, चाहे रेट ऑफ जो जीएसटी उसे लेकर हो, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और अहम मुद्दे हम उठाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो जीएसटी पे 1 महीना गुजर चुका है, अच्छे से चीजें चल रही, लेकिन छोटे से कंफ्यूजन जो है आपने देखा कि छोटे छोटे कंफ्यूजन हैं, उन्हें लेकर जिन्हें दूर करने की कोशिश है। सरकार भी मान रही है कि हाँ, वो वक्त रहते अब आगे चलते हुए सुधर जाएंगे। तो चलिए ऐसी कुछ चीजों की और बातचीत करते हैं। एक बात थी सेक्टोरल कमिटीज की, मैं इनफैक्ट मणि साहब से कहूंगा कि वो ये सवाल रखें। सर, कुछ सेक्टोरल कमिटीज बननी थी ताकि वो डिवाइड करें और देखें कि अलग अलग बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी स्थिति। बहुत अच्छा सवाल है। सेक्टोरल कमिटीज़ का गठन शायद मई के मिडिल में किया गया था और बहुत से लोगों ने सेक्टोरल कमिटीज़ के जो हेड्स थे, जो नोटिफाइड थे, उनको भी जाके लोग मिले थे। उनको लोगों ने अपनी अपनी तकलीफ़ें समझाई थी, रिप्रेजेंटेशंस दिए गए थे। उसके बाद में सरकार से जून के महीने में ये सुनने को आया कि सारी जो सरकार की जो मशीनरी थी वो इन्वॉल्व थी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने में। उम्मीद ये थी कि जीएसटी लागू होने के 1 महीने बाद में सेक्टोरल कमिटीज के जो रिपोर्ट ही ये सबमिट हो जाएंगी और उनसे जो सुझाव हैं वो इंप्लीमेंट करना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। पर इसके बारे में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अगर लोहानी साहब कुछ बताना चाहेंगे ऑन व्हाट इज द फेट ऑफ द 18 सेक्टोरल कमिटीज व्हिच वर मेड एंड द रिप्रेजेंटेशंस व्हिच वर मेड टू देम एंड व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट सम एक्शन टू अराइज फ्रॉम दोस। जी लोहानी साहब। जी, पहले तो मैं मणि साहब की जो ब्रेक से पहले उन्होंने जो कहा था उस पर थोड़े से प्रकाश डालूंगा। जी मणि साहब, ऐसा है कि आपने कहा कि छोटे ट्रेडर्स का शायद ध्यान नहीं रखा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी कहा था मैंने कि 75 लाख तक का कंपोजिशन अगर आप देते हैं और उसमें फ्लैट 1% या 2% का रेट रखते हैं तो आप ये समझिए कि छोटे डीलर का ध्यान रखा गया। ज़रूर क्लैरिफिकेशन के बारे में जो आपने कहा कि ट्विटर से क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हैं, ये सच है कि ट्विटर से भी हम दे रहे हैं, बट आप ये देखिए कि हम न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दे रहे हैं, सर्कुलर भी आ रहे हैं, एक्सपोर्ट के सर्कुलर भी आए हैं, कुछ और सर्कुलर्स भी आए हैं। सो सरकार का भी जो उद्देश्य है कि जिस तरह से भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, कोई अगर डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लैरिफाई किया जा सके, जितना जल्दी किया जा सके, वो कोशिश हर तरह से हो रही है। सर्कुलर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सीबीसी की वेबसाइट, स्टेट की वेबसाइट, एज वेल एज ट्विटर्स। जी। और कमिंग टू जो अभी आपने इशू रेज किया 18 सेक्टोरल कमेटी, इन 18 सेक्टोरल कमिटीज़ ने अपना काम किया, उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कुछ इस तरह के तथ्य थे कि किस सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है, रेट से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड। लॉ से रिलेटेड मीन्स कि कुछ स्कोप सप्लाईज़ के क्या है, टैक्स कहाँ लगेगा, एक ये हो सकता है। कुछ रेट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आईटीसी से रिलेटेड कंसर्न हो सकती हैं, कुछ वैल्यूएशन से रिलेटेड कंसर्न हो सकती है, वो उन्होंने दी। अब उन जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक तो आपने देखा होगा सेक्टोरल फैक आने लगे हैं। हम लोगों ने करीब 8 सेक्टर्स के फैक ऑलरेडी दे दिए उस 18 में से, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल का दिया, कंपोजिशन एमएसएमई का दिया। तो वो धीरे धीरे वो फैक आ रहे हैं एंड उसके लिए जो लॉ कमेटी जो फैक को देखती है उसकी 11 और 12 को मीटिंग है, उस तक सारे 18 आ जाएंगे। अभी तक हमने 8 का दिया है। जो फिटमेंट से रिलेटेड रेट है उसकी मीटिंग पिछले हफ्ते फिटमेंट कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें कुछ इशू कंसीडर हुए। फिटमेंट कमेटी की मीटिंग अब भी हो रही है, उसमें कुछ इश्यूज कंसीडर हो रहे हैं जी। जो क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, जो इशू दिए जा सकते हैं विदाउट रेफरिंग टू जीएसटी काउंसिल, वो उसका आप निवारण देखेंगे। कुछ क्लैरिफिकेशन आपने देखा भी कि जिसमें आपने अभी कहा कि साड़ी का क्लैरिफिकेशन था या इस तरह के कुछ रेट से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन थे, वो दिए गए। उसमें काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन थे। इनफैक्ट if I remember around 38 issues were clarified there. जी जी। Then rates के इशू भी फिटमेंट कमेटी देख रही है। उसमें कुछ इशू ऐसे होंगे शायद जो जीएसटी काउंसिल में जाए, बट आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा क्योंकि इसमें सभी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं, तो डिस्कशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम सरकार काम पर है, लगी है बिल्कुल। चलिए, तो हम भरोसा यही करें, उम्मीद यही करें कि जल्द से जल्द ये जो कमेटी का काम हो रहा है ये सामने आएगा और जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी चीजों पे क्लैरिफिकेशन चाहिए हो जाएंगे। चलिए, हमें फटाफट लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आके चर्चा को कंक्लूड करेंगे और कोई और अगर यहाँ कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश होगी।
तो जीएसटी पर अगर किसी तरह का कंफ्यूजन बाकी है 1 महीने बाद भी, तो आज दूर करने की कोशिश हो रही है। सीबीएसई के कमिश्नर लोहानी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी हमारे 2 मेहमान भी हैं। तो फटाफट चूंकि कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, लोहानी साहब, एक जो कंफ्यूजन था वो लीजिंग बिजनेस को लेकर है, कार लीज कर रहे हैं, गाड़ियां लीज कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जहां पर अब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ के हो गई है 43%, क्योंकि अब इनपुट टैक्स तो क्रेडिट आपको मिल नहीं रहा है जो एग्जिस्टिंग लीज है, तो वहां पर बहुत बड़ा गैप आ गया है। क्या इसके लिए कोई सॉल्यूशन सोचा गया है? देखिए, वहाँ सो फार एज कार लीजिंग इज कंसर्न, कन्फ्यूजन तो कोई नहीं है, बट यह समस्या जरूर है। इन द सेंस कार लीजिंग का रेट डिसाइडेड है और क्रेडिट नहीं मिल पाने के कारण है कि डॉक्यूमेंट ना होना या गाड़ी कब ली गई थी, किसके नाम पर है, और दोज आर द इश्यूज एंड और वट एवर कि कैसे। तो उसमें कुछ एग्जामिनेशन हुआ, अभी तक आई मीन फाइनल रिजोल्यूशन तो नहीं हुआ इशू का, बिकॉज रिजोल्यूशन इस हिसाब से देखें कि शायद इंसिडेंस उन पर ज़्यादा पड़ रहा है, बिकॉज क्रेडिट नहीं मिला और 43% का टैक्स हो गया डिपेंडिंग अपॉन कार, बिकॉज लीज रेंटल पर। बट ये पिक्यूलर समस्या एक सेक्टर की है और आईटीसी नहीं मिलने के कुछ कारण है कि लॉ की से में जो रिक्वायरमेंट है आईटीसी की वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो उसमें एज ऑफ नाउ अगर आप कहें कि उनको आईटीसी मिलने के लिए कौन सा सोल्यूशन, क्या कोई सोल्यूशन निकाला गया, तो वो सोल्यूशन तो अभी नहीं है निकला है। इन द सेंस सिचुएशन रिमेन्स द सेम विच वॉज देयर एंड टैक्स इंसिडेंट्स उन पर जो लग रहा है वो विदाउट क्रेडिट के साथ काफ़ी ज़्यादा है, ये हम समझ रहे हैं, पर उस पर डिस्कशन चल रहा है एंड होपफुली आने वाले समय में जल्दी कुछ चलिए, तो ये उम्मीद करें जल्दी, मच आई कैन टेल। जी जल्दी आएगा। तो इन लास्ट 30 सेकंड, बट कंफ्यूजन कोई नहीं है। जी बिल्कुल, तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आप सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष साहब, कोई 30 सेकंड टिप्पणी इस पर? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है बाय गिविंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम जीएसटी के दायरे में, पर मैं ये सुझाव रखूंगा कि अभी क्योंकि 1 महीना हो गया है जीएसटी को लेकर, अभी बाकी जितनी समस्याएं हैं, इफ ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ ऑल ऑफ देम गेट रिजॉल्व्ड, इट विल बी वंडरफुल। राइट, तो उम्मीद यही करेंगे और लोहानी साहब भी शायद इसमें इत्तेफाक रखेंगे कि एक अगले महीने जब अगर यह कार्यक्रम करेंगे और सर आप आएंगे उसमें, तो ये जो प्रश्न है एटलीस्ट आज उठाए हैं या जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुके होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद यही कि जीएसटी आ गया है, सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। बड़ा टैक्स रिफॉर्म, देश को बदलने वाला टैक्स रिफॉर्म, छोटी छोटी चीजें जरूर है जिनके क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आने की कोशिश हो रही है और बाकी मीडिया के माध्यम से और माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम वो बात पहुंचा रहे हैं सरकार तक, और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार इस तरह के शो में आएंगे तो इस तरह की जो भी कंफ्यूजन वो दूर हो चुके होंगे और जीएसटी का फायदा सबको मिल रहा होगा। बहरहाल आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।